हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसके बारे में डीपली स्टडी किया जाता है, उसके बिजनेस को, उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करके और फिर मन बनाते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। और यदि इन्वेस्ट करना है तो क्या राइट एक प्राइस होगा जहां पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफी पॉपुलर कंपनी है और रिसेंटली डीमर्जर के बाद काफी इंटरेस्ट उस कंपनी में डेवलप हुआ है। कंपनी का नाम है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। तो इससे पहले कि कंपनी के हम लोग डिटेल्स में जाएं, थोड़ा सा इसका वैल्यूएशंस और ये सब के नंबर्स देख लेते हैं और उसके बाद जल्दी से हम लोग आएंगे और इसके बिजनेस फंडामेंटल्स को समझेंगे। तो आज के डेट में बेसिकली क्या है, ये एक एनबीएफसी कंपनी बन चुकी है जहां पर इनका मेन काम क्या हो गया है, लोन्स प्रोवाइड करना, डिपॉजिट्स लेना। डिपॉजिट नहीं मतलब लोन्स के थ्रू पैसे अरेंज करके, फंड्स अरेंज करके उसको लोन पे देना। दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ दिस कंपनी। तो आज के डेट में कंपनी का मार्केट कैप 19,563 करोड़ के आसपास है। प्राइस 820 रुपया पे आ गया। अगर हाई का बात करें तो 1,600 रुपया ऊपर हाई गया था। तो अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू का बात करें तो आज भी 1150 करोड़ का बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.6%। रिटर्न ऑन इक्विटीज 5.73%। सेल्स, इसमें सेल्स नहीं होता, इन लोगों का जो इंटरेस्ट इनकम होता है उसी को लोग सेल्स बोलते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम इनका करीब करीब 12,000 करोड़ के आसपास का है। डेट इक्विटी और ये सब बैंकिंग, ये जो फाइनेंशियल कंपनी है ना, उसमें उसका एनालाइज करने का तरीका और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जैसा नहीं होता है। तो इसमें डेट इक्विटी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है क्या, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक क्या चल रहा है। तो प्राइस टू बुक हम लोग को देखना होगा। मार्केट कैप टू सेल्स जैसे 1.6 चल रहा है, प्राइस टू बुक इज इंपॉर्टेंट, ये 0.7 चल रहा है। फिर अगर हम चार्ट का बात करें तो रिसेंटली हम देख सकते हैं कि ऊपर जो 1500 कुछ रुपया गया था, वहां से काफी अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एनालाइज करके ये समझना है, अभी जो नंबर्स आए हैं वो भी काफी खराब आए हैं। तो रिजल्ट्स के बाद नंबर खराब आए हैं तो हम लोग को ये देखना है कि ये नंबर खराब क्यों आए हैं। मोस्टली क्या होता है, हम लोग नंबर्स देखते हैं कि खराब आए हैं और हम लोग पैनिक में आके शेयर को बेच देते हैं और काफी गिर जाता है। तो कल भी ऐसा ही हुआ था। कल अचानक से शेयर में एक अच्छा खासा फॉल आया, पर आज हम लोग देख रहे हैं कि आज रिपीटेड फॉल नहीं आया, आज थोड़ा सा बाइंग हुआ है स्टॉक में। तो ऐसे क्या नंबर्स आए हैं कि इतना फॉल आया है, आगे क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी बनता है, ये सब कुछ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अपने बिजनेस एनालिसिस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने बिजनेस एनालिसिस के तरफ फोकस करते हैं और देखते हैं कि कंपनी में किस तरह का क्या इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट हो रहा है। तो चलिए अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं और समझते हैं इस कंपनी में क्या इंटरेस्टिंग है। पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो आज के डेट में ये एक एनबीएफसी कंपनी है विच गॉट रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जुलाई 2022। तो अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ इसको एनबीएफसी कंपनी बने। तो जुलाई 22 2022 को इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये रजिस्टर्ड हुआ है। It provides finance to real estate and non-real estate sector like healthcare, infrastructure, hospitality, automotive, financial services, transport, renewable energy, entertainment, etc. तो मेनली इनका जो पेमेंट है या जिस तरह का लोन्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये लोग मेनली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लोन फाइनेंस करते हैं। बट उसके अलावा भी ये लोग हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोटिव, इन सब के को लोन प्रोवाइड करते हैं। The company received its NBFC license as a part of planned corporate restructuring, whereby the pharma business was demerged from Piramal Enterprise Limited. तो पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड में पहले फाइनेंसिंग का भी काम हुआ करता था और इसकी एक कंपनी है पिरामल फार्मा, वो फार्मा का बिजनेस भी इसी में था। अभी इन्होंने क्या किया, बैंकिंग बिजनेस को या एनबीएफसी बिजनेस को पूरा अलग कर लिया और पूरा पीईएल में से यानी पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड में से पिरामल फार्मा नाम की एक अलग कंपनी निकाल के उसको डिमर्ज कर दिया। और उसके बाद ये आज के डेट में कंप्लीट एनबीएफसी कंपनी बन चुकी है। फर्दर, पिरामल फार्मा लिमिटेड, a wholly owned subsidiary of PEL and the NBFC of the group. Sorry, this is not Piramal Pharma, this is PFPL. तो ये PFPL जो है ये एक wholly owned subsidiary है PEL की और आज के डेट में कंप्लीट एनबीएफसी कंपनी है। उसको, ये एनबीएफसी पहले भी थी पर ये पीईएल की होली ओन्ड सब्सिडरी थी, इसकी पार्ट नहीं थी। तो ये जो पीएफपीएल जो सब्सिडरी कंपनी थी जहां पर एनबीएफसी का काम हुआ करता था, उसको पूरी तरह से पीईएल में मर्ज कर लिया गया। तो यानी
सिंपल सा स्ट्रक्चर में समझिए, पीईएल में से फार्मा बिजनेस को साइड किया गया, अलग कर दिया, और एक पीएफपीएल जो होल्डी ओन सब्सिडरी थी उसको इसमें मर्ज कर लिया गया। और उसके बाद आज के डेट में ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी। प्रायर टू द सेड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, यानी फार्मा का डीमर्जर के पहले, पीईएल हैड अ डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस अक्रॉस फाइनेंशियल सर्विस एंड फार्मास्यूटिकल बिजनेस। तो पहले इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस था, फार्मा का भी बिजनेस करते थे, फाइनेंसिंग का भी बिजनेस करते थे। फॉलोइंग द डीमर्जर, पर डीमर्जर के बाद ग्रुप्स फार्मा बिजनेस इज हाउस्ड अंडर अ सेपरेट एंटिटी, पिरामल फार्मा लिमिटेड। तो आज ये फार्मा बिजनेस पूरी तरह से अलग हो चुका है, पिरामल फार्मा लिमिटेड के नाम से ये कंपनी अलग से लिस्ट भी हुई है, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही लिस्ट हुई है। PEL is now an NBFC with wholly owned housing finance subsidiary PCHFL। तो आज के डेट में जो पिरामल इंटरप्राइज लिमिटेड है ये पूरी तरह से एनबीएफसी कंपनी है, और उसकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उसका नाम है पीसीएचएफएल, एचएफएल यानी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, which has which was incorporated in February 2017 and received a housing finance license from National Housing Bank in September 2017। तो ये पीसीएचएफएल को हाउसिंग फाइनेंस का जो लाइसेंस मिला है ये 2017 में मिला था। तो पीसीएचएफएल जो है इट इज इंगेज्ड इन रियल एस्टेट लेंडिंग। तो ये कंपनी पूरी तरह से रियल एस्टेट लेंडिंग में है आज के डेट में। हाउसिंग फाइनेंस, कॉर्पोरेट लेंडिंग, इमर्जिंग कॉर्पोरेट लेंडिंग, ये सारा कुछ प्रोवाइड करती है। एज ऑन June 30, 2022 इसका एयूएम कितना है? 51,213 करोड़ का कंपनी का एयूएम है। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब इसका ओवरव्यू देखते हैं कि पिरामल इंटरप्राइज जो आज के डेट में एनबीएफसी कंपनी है उसमें क्या क्या असेट्स शामिल है। तो इनका बात करें तो इनका रिटेल लेंडिंग पोर्टफोलियो जो है वो करीब करीब 24,872 करोड़ का रिटेल लोन्स इन लोगों ने दे रखा है। रिटेल लोन यानी लोन टुवर्ड्स अफोर्डेबल हाउसिंग, एमएसएमई, ऑफ बैलेंस शीट असेट ऑफ 16,611 करोड़, ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी इनके पास है। होलसेल लेंडिंग का बात करें तो 38,900 करोड़ के आसपास का होलसेल लेंडिंग ये लोग कर रखे हैं। यहाँ पर ये लोग लोन देते हैं रेसिडेंशियल को एंड कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर्स को और कॉर्पोरेट्स को। ऑल्टरनेट असेट्स इनके पास 1 बिलियन के आसपास का है, मार्की पार्टनर्स है इनके इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में। फिर लाइफ इंश्योरेंस का इनके पास 1,000 करोड़ का असेट है, जॉइंट वेंचर विद प्रूडेंशियल इंटरनेशनल इंश्योरेंस होल्डिंग, और एक श्रीराम ग्रुप में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है 5,733 करोड़ का। 20% स्टेक इनका श्रीराम कैपिटल में है और 10% स्टेक इनका श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में इनका स्टेक है। तो ये सारा ओवरऑल पिरामल इंटरप्राइज का आज के डेट में बिजनेस है। अब हमें मेन समझना जो है एनबीएफसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके रिटेल और होलसेल लेंडिंग बिजनेस किस तरह से काम कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द बिजनेस जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना के देगा। लाइफ इंश्योरेंस ये छोटा सा बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट जो है इसको ये लोग आगे चल के मटेरियलाइज कर लेंगे, बेच के पैसा खड़ा कर लेंगे। ऑल्टरनेटिव एसेट से कोई खास ग्रोथ का उम्मीद नहीं है, तो मेन बिजनेस जो आएगा वो यहीं से आएगा, तो इसी को हम लोग को समझना है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इनका देखें तो फेज 1 इनका मार्च 19 से जून 21 तक था। वहां पर इन लोगों ने क्या किया, अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो 22% था उसको बढ़ा के 39% किया, यानी अपने बिजनेस में स्ट्रेंथ लाने का कोशिश किया। प्रोविजंस जो 1.9% ऑफ द टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट था उसको बढ़ा के 5.8% किया, यानी अच्छा खासा प्रोविजंस इन लोगों ने बना दिया। हाई एक्सपोजर अकाउंट्स जो तीन तो बहुत हाई एक्सपोजर अकाउंट्स थे इनके बुक्स में उसको नील कर लिया। फिर नेक्स्ट फेज इनका जून 21 से मार्च 22 तक आया। उसमें इन लोगों ने क्या किया, अपना रिटेल बुक जो सिर्फ 5,000 करोड़ का था उसको बढ़ा के 21,552 करोड़ कर लिया। तो इसमें थोड़ा हेल्प इनको डीएचएफएल को इन लोगों ने एक्वायर किया, वहां से भी हेल्प मिला। तो डीएचएफएल का जो रिटेल लोन का बुक था वो इनके बुक्स में ऐड हो गया, और यही कारण है कि एकदम से 5,000 करोड़ का बुक 21,500 करोड़ का हो गया। फिर रिटेल शेयर जो था वो सिर्फ 11% था पूरे लोन्स में, वो बढ़ के आज के डेट में 36% हो गया। यानी क्या होता है, बैंकिंग और एनबीएफसी बिजनेस में जितना रिटेल बुक आपका ग्रो होता है ना, आपका बैलेंस शीट उतना स्ट्रांग माना जाता है।
होलसेल लेंडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होता है, उसमें एक कस्टमर को आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं, तो अगर एक भी कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पर रिटेल लेंडिंग में क्या होता है, वही लोन जो है वो काफी लोगों में छोटा छोटा टिकट साइज में बटा हुआ होता है, तो एक आधा कस्टमर के डिफॉल्ट करने से बहुत ज्यादा बैलेंस शीट पे इंपैक्ट नहीं आता। तो इसीलिए क्या होता है, जितने भी एनबीएफसी कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है, कोशिश करती है कि अपना लोन बुक में जो है रिटेल का पोर्शन धीरे धीरे करके बढ़ाया जाए। तो रिटेल कस्टमर जो इनके पास सिर्फ 22,000 रिटेल कस्टमर्स थे, वो आज के डेट में मोर देन 10 लाख रिटेल कस्टमर्स हो गए। तो ये सारा पॉजिटिव साइन है। अब फेज 3 यानी आने वाला फ्यूचर में ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि अपने बुक्स को, ओवरऑल लोन बुक को स्केल अप करेंगे। जो डीएचएफएल का जो प्लेटफॉर्म है उसको लिवरेज करेंगे। प्लेटफॉर्म को लिवरेज करने का मतलब डीएचएफएल के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका बेनिफिट लेंगे, उनको और ज्यादा अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। डीएचएफएल का जो ऑलरेडी ब्रांचेस हैं उस ब्रांचेस को और स्टैब्लिश करके वहां पर ग्रोथ लाने का कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ दे विल लिवरेज द प्लेटफॉर्म। सिग्निफिकेंटली ये लोग बोल रहे हैं, हम लोग रिटेल लोन का शेयर को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये 2/3 हो जाए। 2/3 यानी अभी जो 36% है वो धीरे धीरे ये लोग 36% करने का कोशिश में है, कि हम लोग धीरे धीरे इसको 66% तक लेके जाएंगे। अब इनका जो अभी जो रिवेन्यू आया है या जो पीएल अकाउंट आया है उसको डिस्कस करते हैं कि इनका पीएल में कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो यहां पर देखिए, इनका ऑपरेटिंग इनकम जो है वो पिछले साल Q2 में 1600 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के 1947 करोड़ का है। तो यहां पर आपको ग्रोथ दिख रहा है 21% का। इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में अगर मैं बात करूं तो 34% का ग्रोथ आया है। Q1 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा फॉल आया, मैं पिछले साल से ईयर ऑन ईयर का बात कर रहा हूं। पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 13% गिरा है, तो ये नंबर थोड़े खराब हुए। अदर इनकम में 132% का ग्रोथ आया है। अदर इनकम मतलब जो इनका बाकी जो प्रोडक्ट्स है उसको उसको सर्विसेज प्रोवाइड करके जो इनकम आता है, और Q1 से कंपेयर करें तो 177%, तो यहाँ पर दोनों में ग्रोथ आया है। तो अल्टीमेटली जो टोटल इनकम है नेट ऑफ एक्सपेंसेस, उसमें ईयर ऑन ईयर 37% का ग्रोथ आया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% डिप आया है। आगे अगर देखें तो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट का मैं बात करूं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो लॉस आपको या नंबर खराब दिख रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण ये है कि पिछले साल ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिर्फ 209 करोड़ का था, वो बढ़ के 541 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर में भी ये सिर्फ 442 करोड़ था। तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इनके नंबर ऑफ ब्रांचेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब जितना ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेगा उतने इंप्लॉइज आपको हायर करने पड़ेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आपका बढ़ेगा ही। तो कोई भी बैंकिंग या कोई भी एनबीएफसी कंपनी जब अपने ब्रांच को एक्सपैंड कर रही होती है, तो एक दो क्वार्टर नंबर ऐसा ही देखने मिलता है कि आपका ब्रांच एक्सपैंड हो रहा है, आप इंप्लॉइज हायर कर रहे हैं, तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ेगा। कमाई पहले दिन से नहीं होने लगता है, बट खर्चा पहले ही दिन से चालू हो जाता है। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा है, उसके वजह से प्री प्रोविजनिंग जो प्रॉफिट है उसको आप देखोगे तो ये काफी गिरा है। 12% गिरा है ईयर ऑन ईयर, और 31% गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये नंबर खराब इस वजह से हुआ है। बट इसके पीछे के कारण इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि ब्रांचेस एक्सपैंड हो रहे हैं, बिजनेस बड़ा हो रहा है। लोन लॉस का प्रोविजन इन्होंने जो बनाया है, 3,311 करोड़ का प्रोविजन इन्होंने बनाया है। तो इतना बड़ा प्रोविजन किस बात के लिए बनाया है इसको समझना पड़ेगा। जबकि पिछले साल ये प्रोविजन सिर्फ 122 करोड़, सॉरी पिछले साल तो प्रोविजन था ही नहीं, इनफैक्ट रिवर्स था। और पिछले क्वार्टर में 122 करोड़ का था, तो 122 करोड़ से सीधा 3,300 करोड़ का प्रोविजन, ये थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है। तो ये इतना बड़ा जो शॉक लगा उसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स एकदम नेगेटिव हो गया। आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एकदम 2,160 करोड़ से नेगेटिव हो गया। प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम भी अगर देखें तो 1,536 करोड़ का नुकसान आया है। तो ये जो नंबर खराब हुए हैं इस क्वार्टर में, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, दो कारण अगर मैं बोलूं तो क्या है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका बढ़ गया, और दूसरा क्या हुआ, आपने एक बहुत बड़ा प्रोविजन क्रिएट किया। एंड दैट इज द रीजन कि नंबर इतने पुअर दिख रहे हैं। अब इनके बैलेंस शीट को अगर हम नजर डालें तो बैलेंस शीट में इनके के पास कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो है करीब करीब 7,000 करोड़ का है। लोन्स इन लोगों ने 46,500 करोड़ के आसपास का बांट रखा है। इन्वेस्टमेंट में इनके पास 20,500 करोड़ है, और अदर एसेट 6,300 करोड़ का। लाइबिलिटीज का बात करें
तो 27,400 करोड़ का नेटवर्थ है। बोरोइंग्स इन्होंने 47,000 करोड़ का कर रखा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंस क्या होता है, कि बैंक के पास जो सबसे बड़ा ताकत होता है वो होता है कासा डिपॉजिट्स। उनके पास करंट अकाउंट खोलने का ताकत है, सेविंग्स अकाउंट खोलने का ताकत है, और पब्लिक से डिपॉजिट लेने का ताकत है। ये चीज एनबीएफसी के पास नहीं होता है। वो लोग करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते अपने पास। तो उनको मोस्टली डिपेंडेंट किस पे होना होता है फंडिंग के लिए? उनको डिपेंडेंट होना होता है बॉन्ड्स के ऊपर। वो लोग बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं डिबेंचर के थ्रू, या बैंक से लोन ले सकते हैं, या कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। उसके ऊपर वो लोग के पास फंडिंग आता है। फिर उस फंडिंग को वो लोग लोन पे खटा के ब्याज कमाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। तो बोरोइंग्स कितना है इनके पास? 47,000 करोड़। अदर लाइबिलिटीज 5,600 करोड़ के आसपास। ईल्ड का बात करते हैं तो Q2 में इनका जो ईल्ड आया है 10.9% का है, जो कि हाफ ईयर का अगर पूरा देखें तो 11.4% था। यानी Q1 में ईल्ड बहुत अच्छा था, इस वजह से जो एवरेज आया है वो 11.4 आया है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनका 8.8% रहा है। निम्स 4.6% रहा है, जो गिरा है। इस क्वार्टर में निम्स भी गिरा है, इसीलिए हाफ ईयर में इनका 5.1% का निम्स है। कॉस्ट टू इनकम का बात करूं तो 55.3% इस क्वार्टर में हुआ है, जो हाफ ईयर बेसिस पे 47.3% है। ग्रॉस डेट टू इक्विटी इज 2.4, नेट डेट टू इक्विटी इज ओनली 2 टाइम्स। फिर इनका टोटल एयूएम देखते हैं, 63,780 करोड़ का है। इक्विटी 27,000, जो नेटवर्थ मैंने बताया। रिटेल टू होलसेल का जो रेशियो है आज के रेट में 43:57 है, जिसको ये लोग आगे चल के 66:34 करना चाहते हैं। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए 3.7% का है, नेट एनपीए 1.3% है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 23%। रिटेल लोन बुक 24,800 करोड़ का है। क्वार्टरली डिसबर्समेंट इनका इस बार 3,900 करोड़ का हुआ है, जो कि बड़ा नंबर है। नॉर्मली इतना बड़ा क्वार्टरली डिसबर्समेंट इन लोग का होता नहीं है। तो ये डिसबर्समेंट जो है, दिस इज अ पॉजिटिव साइंस कि इनका बिजनेस बड़ा हो रहा है, बिजनेस में डिसबर्समेंट ज्यादा हो रहा है। इनके 343 ब्रांचेस है एज ऑन डेट टुडे। फिर टीओसीएल जो इन लोगों ने एक्विजिशन जो डीएचएफएल का किया था, वहां के बुक्स का जो कुछ बैड डेट टाइप का या नेट एनपी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, उसको पीओसीएल में डाल रखा है। तो वहां से 1,500 करोड़ का रिकवरी आया है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट जो होलसेल का अगर मैं बात करूं तो 38,000 करोड़ का है। लेंडिंग बुक 804 करोड़ का है। स्टेज 1 में 27,865 करोड़ है। परसेंटेज प्रोविजनिंग ऑन होलसेल बुक पे पूरा 13.5% के आसपास का इन्होंने प्रोविजन बना रखा है, जो पिछले साल 5.8% का था। और स्टेज 3 पे 74% का ऑलरेडी प्रोविजन इन लोगों ने बना रखा है। लाइबिलिटी का बात करें तो एवरेज मेच्योरिटी ऑफ बोरिंग, यानी जो पैसा इन लोगों ने लिया है उसका जो पेमेंट डेट है, मेच्योरिटी डेट, वो पहले 2.5 ईयर का हुआ करता था, आज के डेट में 3.5 साल का। यानी इन लोगों ने अपना मेच्योरिटी डेट को बढ़ा लिया ताकि असेट लाइबिलिटी मिसमैच का प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। फिर अगर रेट्स का बात करें तो 78% ऑफ द लोन जो इन लोगों ने लिया है वो फिक्स्ड रेट पे लिया है, और 22% जो है वो फ्लोटिंग है। फिक्स्ड रेट का एडवांटेज क्या मिलेगा? इन लोगों ने तो सस्ते रेट पे लोन ले रखा है। तो अब अगर बैंक का रेट, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आरबीआई रेगुलर बेसिस पे बैंक रेट बढ़ा रहा है, तो इनका तो रेट फिक्स है, तो इनको उतना ही पेमेंट देना है जितना देना होगा। पर जो ये लोग लेंडिंग करेंगे उसमें इनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रेट्स बढ़ रहे हैं मार्केट में। तो रेट्स बेसिस बढ़ेंगे तो ये लोग भी हायर रेट्स पे लोन देंगे, तो इनका स्प्रेड बढ़ेगा आगे चल के, जो निम्स होगा वो आगे चल के बढ़ेगा, विच इज अ गुड साइन। तो यही बता रहे हैं कि लो कॉस्ट बोरोइंग इनका जो है 6.75% पे है। तो इस वजह से कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनका जो 10.9% हुआ करता था, क्योंकि होलसेल बुक बहुत ज्यादा था, अभी धीरे धीरे रिटेल बुक बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ बोरिंग गिरते गिरते आज 8.8% पे आ गया है। बोरिंग मिक्स का अगर बात करें तो इन लोग कहाँ से ले रखे हैं? 66% ऑफ द बोरिंग बॉन्ड से है इनका, लोन से 24% का है, कमर्शियल पेपर से 6% का है, और अदर से 2% का है। किन से ले रखे हैं? 55% बैंक से ले रखा है इन लोगों ने, म्यूचुअल फंड से 7%, इंश्योरेंस से 10%, और अदर से 23% के आसपास का ले रखे हैं। असेट का बात करें, असेट क्वालिटी का, तो असेट अंडर मैनेजमेंट इनके पास 63,780 करोड़ है। स्टेज 1 में जो स्टेज 2 में जो असेट है, तो स्टेज 2 में 10,231 करोड़ का असेट है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का प्रोविजन बना रखा है। स्टेज 3 में इनके पास
3.7% ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपीए 1.3% का है, जो स्टेज 3 में, स्टेज 3 यानी जहां पर रिस्क ज्यादा है। स्टेज 1 इज सेफ, स्टेज 2 इज ओके, स्टेज 3 इज रिस्की। टोटल प्रोविजंस इनके पास आज के डेट में कितना बना रखा है? 5,490 करोड़ का, जो कि 8.6% ऑफ द टोटल एयूएम बुक्स है आज के डेट में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्टेज 1 में इनके जो सितंबर 22 में 48,000 करोड़ का असेट है स्टेज 1 में, जो कि लास्ट ईयर 59,000 का था। स्टेज 2 में जो 5,800 करोड़ का पिछले साल था, वो आज बढ़ते बढ़ते 10,000 करोड़ का हो गया, और स्टेज 3 में 2,210 करोड़। फिर पीओसीएल अकाउंट में 3,200 करोड़ का इनके पास पड़ा हुआ है। अब प्रोविजन कितना बनाया, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि यहां पर स्टेज 1 जो कि सेफ माना जाता है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 980 करोड़ का प्रोविजन बनाया हुआ है। स्टेज 2 उसके ऊपर 3,000 करोड़ का प्रोविजन बनाया हुआ है, और स्टेज 3 जहां 2,200 करोड़ का असेट है जो रिस्की है, उसके ऊपर 1,475 करोड़ का प्रोविजन ऑलरेडी इन लोगों ने बना लिया है। तो प्रोविजन का अगर बात करें तो स्टेज 1 में 2% प्रोविजन हो रखा है, स्टेज 2 में 30% प्रोविजन बना रखे हैं इन लोग, और स्टेज 3 में 67% ऑफ द बुक्स का प्रोविजन ऑलरेडी बन चुका है। ग्रॉस एनपीए का बात करें तो 3.7% है, नेट एनपीए 1.3% है। टोटल प्रोविजन का बात करें अगर एयूएम का, यानी जितना असेट ये लोग मैनेज कर रहे हैं, उसका 8.6% ऑलरेडी प्रोविजन बना चुके हैं। और अगर ग्रॉस एनपीए का बात करें तो जितना ग्रॉस एनपीए मतलब कितना असेट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ग्रॉस एनपीए का ऑलमोस्ट 248% का प्रोविजन ऑलरेडी बना चुके हैं। तो प्रोविजन के मामले में ये लोग काफी अच्छा ऑलरेडी प्रोविजन बना चुके हैं। फिर ये ऑलमोस्ट वही सेम चीज है, होलसेल एसेट्स क्या है क्या नहीं, तो ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इतने डिटेल का में मैं नहीं जा रहा हूँ। बीएचएफएल एक्विजिशन को आज 1 साल हो गया, और वहां से क्या अचीवमेंट हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सब्सटेंशियल ग्रोथ हुआ इन रिटेल कॉम्पोजिशन, जो कि आज 43% ऑफ द बुक हो चुका है। ग्रोथ जो आया है 8 टाइम्स का प्री मर्जर लेवल से ग्रोथ आया लास्ट 12 महीना में, डिसबर्समेंट ग्रोथ का मैं बात कर रहा हूँ। स्केल का बात करें तो 14 ब्रांच से बढ़ते बढ़ते आज 343 ब्रांच हो चुका है। तो 1 साल में इतने ज्यादा ब्रांचेस इन लोगों ने ओपन कर लिए। प्रोडक्ट एक्सपेंशन का बात करें तो 100% ब्रांच एक्टिव है, 82% एक्टिवेटेड विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स। कस्टमर को इन लोग 2.2 मिलियन कस्टमर हो चुके हैं आज के डेट में, और रिकवरीज भी अच्छा खासा आ रहा है इनके पास। तो रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स बनते जा रहा है। किस तरह से 5,300 करोड़ का लोन बुक था रिटेल में, वो बढ़ते बढ़ते आज ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का हो चुका है, विच इज अ गुड साइन। आज के डेट में रिटेल बुक जो है वो 43% का है, होलसेल बुक 57% का है। नियर टर्म में वो लोग 50-50 करना चाहते हैं, और आगे चल के 2-3 साल पॉइंट ऑफ व्यू में 67-33 पे पहुंचाना चाहते हैं। डिसबर्समेंट आप देख सकते हो किस तरह से ग्रो कर रहा है, विच इज अ गुड साइन। डिसबर्समेंट में काफी अच्छा ग्रोथ आया है। फिर इनका जो डिसबर्समेंट आया है, मेट्रो में 18% का है, टायर 1 सिटीज में 14%, टायर 2 में 46%, और टायर 3 में 22%। तो नंबर ऑफ लोकेशंस इनका 40 से बढ़ के 293 हो गया, यानी बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। नंबर ऑफ स्टेट्स, पहले 10 स्टेट में इनका बिजनेस था, आज ये 27 स्टेट में इनका बिजनेस फैल चुका है। कस्टमर्स का बात करें तो कितना कस्टमर ये लोग अक्वायर किए हैं, 4,50,000 कस्टमर्स ये लोग ऑलरेडी अक्वायर कर चुके हैं। रिकवरी भी अच्छा खासा आ रहा है, 713 करोड़ से बढ़ के 1,152 करोड़ हुआ, आज 1,500 करोड़ का इनका रिकवरी आना चालू हो गया, विच इज अ गुड साइन। तो 100% ऑफ द स्टेज 2 एंड स्टेज 3 बुक्स जो इन लोगों ने डीएचएफएल से अक्वायर किया था, उसको ये लोग पीओसीएल बुक्स में डाल चुके हैं, यानी एक तरह से डुबत खाता में डाल चुके हैं। फेस वैल्यू वॉज 9,500 करोड़ इस बुक का, जिसको इन लोगों ने वैल्यू किया था 3,604 करोड़ पे, और ये पूरा 3,604 करोड़ को ये लोग पीओसीएल बुक्स में डाल चुके हैं। एनी कलेक्शंस ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आर पीएल ऑपरेटिव। तो आगे चल के जो भी कलेक्शन आएगा यहाँ से, वो इनके डायरेक्टली बॉटम लाइन में जाएगा और प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो पीएससीएल बुक्स जो आज के रेट में 3,200 करोड़ है। रिटेल लेंडिंग आप देखो, सैलरीड पर्सन को 40% और सेल्फ एम्प्लॉयड को 60% है। सिक्योर्ड लेंडिंग 91% है, अनसिक्योर्ड 9% का है। एवरेज टिकट साइज 75 लाख से घट के 12.5 लाख पहुंच चुका है, और रिटेल बुक तो ऑलरेडी मैंने बता दिया 25,000 करोड़ के आसपास।
कहाँ कहाँ पर लोन बांटा हुआ है? हाउसिंग में 63% ऑफ द लोन बुक है, एमएसएमई में 26% है। तो यही दो जगह, और एमएसएमई सिक्योर्ड, याद रखिएगा सिक्योर्ड में, तो ये दो जगह में इनका सबसे ज्यादा लोन बांटा हुआ है। असेट लाइबिलिटी प्रोफाइल देखें तो लाइबिलिटी एसेट का मिसमैच नहीं है। हर जगह पे, चाहे आप 6 महीना, 1 साल, 3 साल देख लो, कलेक्शन जो पॉसिबल कैश इनफ्लो है दैट इज मोर देन द आउटफ्लोज रिक्वायर्ड। तो असेट लाइबिलिटी में किसी तरह का कोई मैच नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय डिस्कशन ऑन पिरामल इंटरप्राइज लिमिटेड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस क्या है, इनका रिजल्ट क्यों खराब आया या खराब क्यों दिख रहा है, आगे चल के क्या डेवलपमेंट हो रहा है बिजनेस में, और आगे कंपनी अच्छा कर सकती है कि नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। नए आए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। जो लोग सीरियस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको सिर्फ नंबर्स ना दिखे, नंबर्स के पीछे का जो रीजन है वो भी समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू स्टेइंग टिल द एंड इन दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।